मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, या राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? आप सोच रहे होंगे कांग्रेस का, लेकिन ऐसा नहीं है। न कांग्रेस का हाथ है, न जनता का हाथ है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाया है। और मोदी की आत्ममुखता और मोदी के अहंकार और मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस पुनर्जीवित हुई है। और जैसा कि हम कहते हैं कि कांग्रेस एशेस से, यानी फिनिक्स पक्षी के तरीके से दोबारा भारत की राजनीति में आ गई है। अब मैं आपको कारण बताता हूं कैसे। देखिए, पहले क्या होता था कि मोदी एजेंडा सेट करते थे और पूरा विपक्ष उसके ऊपर बहस करता था, काम पे लग जाता था। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। चुनाव ने, जो विपक्ष था उसने अपना एजेंडा सेट किया और मोदी को काम पे लगाया। सबसे बड़ी हार की कारण एक तो यही रही। दूसरा, मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। अगर आप याद करें 22 जनवरी का दिन, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो ऐसा लगता था कि पूरा देश राममय हो गया है और मोदी को 400 सीटें लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मोदी का ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इलेक्शन को डिले किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई जून में, अप्रैल से गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और भारत का जो वोटर है वो इतना आलसी है, स्पेशली हिंदू वोटर। ये बात मोदी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर ये चुनाव प्रीपोन्ड करके मार्च अप्रैल में कराए जाते तो मोदी को 400 सीटें लाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, लोग हमारे लिए निकलेंगे, वोट देकर आएंगे। लेकिन हिंदू वोटर गर्मी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकला। पहला कारण तो एक ये था जो गलत समय पे चुनाव हुए। दूसरा कारण ये था कि दिनों का चुनाव गलत था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्यादातर चुनाव या तो सोमवार को रखे गए या शुक्रवार को रखे गए। उसके कारण हुआ ये कि वोटर्स ने सैटरडे संडे की छुट्टी के साथ इसको प्रीफिक्स सफिक्स बनाया और घूमने लंबी छुट्टियों पर चले गए। ऐसे न मैं न जाने कितने हिंदू वोटरों को जानता हूं जो शुक्रवार 4-4 5-5 दिन की छुट्टियों को अवेल करने चले गए और उन्होंने वोट नहीं दिया। क्या इस बात को मोदी या अमित शाह नहीं जानते हैं? जानते हैं। लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं नहीं, ये तो भारतीय चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है, इसको सब मनाएंगे। ठीक है, देखिए, मुस्लिमों को बदला लेना है, मुस्लिमों को अपना एजेंडा सेट करना है। मुस्लिम तो कहीं नहीं जाएगा, वो वोट देगा। ये चुल्ल जो है घूमने फिरने की, एंजॉय करने की, हिंदुओं में ज्यादा रहती है। तो हिंदू इसीलिए कभी भी एकजुट होकर वोट नहीं करता है। पहले तो वो जातियों में विभक्त है, जातियों से बात बचती है तो फिर अपने अय्याशी में विभक्त है। हर आदमी यहाँ पर, अगर आप उनको घर से कहें कि हम एयर कंडीशन कार में लेके जाएंगे वोट डलवाने और रास्ते में खाना पीना भी देंगे, तब भी 100 में से 10 हिंदू मना कर देंगे कि नहीं जी, हम तो नहीं जा पाएंगे, हमें क्या करना है इन चीजों का। तो ये बात मोदी को पूरी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए थी। तो ये जो दिनों का गलत चुनाव हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने कि कांग्रेस को पुनर्जीवित किया। इसके बाद फेजेस का चुनाव जो था, पिछली बार 5 फेजेस में चुनाव हुए थे, इस बार इन्होंने बढ़ाकर 7 फेजेस में कर दिए। सबसे बड़ी जो गलती थी इलेक्शन कमीशन की या मोदी या अमित शाह की, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस में देखिए, अगर वायनाड और अमेठी दोनों के चुनाव एक ही फेज में हुए होते तो दोनों भाई बहन जो है चुनाव जीतने की कगार पे नहीं होते। लेकिन ये बेवकूफी जो है मोदी और अमित शाह ने इतनी तगड़ी की कि जिससे कि वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद में राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से भी चुनाव लड़ने आ गए, जिसका कि भुगतान जो है दोनों भाई बहनों को सेटल करके मोदी ने कर दिया। वरना कांग्रेस में इतनी दम नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर वायनाड और अमेठी का एक साथ चुनाव होता तो दोनों जगह से राहुल गांधी पर्चा भरते। और साथ ही साथ राहुल गांधी कभी भी दो जगह पे प्रचार करने नहीं जाते जब तक वायनाड में चुनाव हुआ, और राहुल गांधी ने पूरा फोकस वायनाड पे रखा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं वायनाड से चुनाव हार जाऊं। तो राहुल गांधी को पुनर्जीवित करने का कार्य और प्रियंका गांधी को जो है एमपी बनाने का कार्य, जो पुनीत कार्य है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने किया है। वरना कोई भी कारण नहीं था कि ये दोनों जो है एक साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते। लेकिन इस बार इनको प्लेट में परोस कर मोदी ने ये सीटें दे दी। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा,
बंगाल बंगाल में जिस तरीके से मोदी ने बड़ी-बड़ी बातें करके और वहाँ के वोटरों को पिछले चुनाव में मरने के लिए छोड़ दिया, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। और यही कारण है कि बंगाल का वोटर अपनी जान बचाने के लिए, स्पेशली हिंदू वोटर, वो बाहर निकला ही नहीं। और यही कारण है कि बंगाल में कम से कम 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मोदी की जो इनएक्टिवनेस है, मोदी की जो बड़बोलापन है और साथ में काम न करने की या पीठ दिखाने की जो परंपरा है, उसके चलते वोटरों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। बंगाल जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र में तो लोगों को गुस्सा इस बात का था कि ये जिसको देखो उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, भले वो अजीत पवार हो या चाहे कोई भी हो। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, इनकी कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पार्टी विद ए डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी शर्म हवा हया जो है वो कांग्रेस में बाकी है कि वो अपने दुश्मनों को अपने साथ नहीं लेती। लेकिन मोदी किसी को भी अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है, अपनी वॉशिंग मशीन से धोने के लिए तैयार है, जिसके कारण वोटरों का जो एक बहुत बड़ा तबका था वो बीजेपी से वो मुख हो गया। फिर दूसरे भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे मिडिल क्लास के लिए मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास को सिर्फ राष्ट्रभक्ति की घुट्टी पिला के तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात थी कि सबका साथ और एक का विकास। जैसा कि आप जानते हो, मोदी मोहनदास करमचंद गांधी से ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ये मोहनदास करमचंद गांधी बनना चाहते हैं। जैसे गांधी को, भले वो हिंदुओं के नेता थे, रघुपति राघव राजा राम गाते थे, लेकिन उनका दिल मुस्लिमों के लिए धड़कता था। मोदी ने भी यही किया है। आए तो थे अल्पसंख्यक मंत्रालय को बंद कर दें, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय में इतनी ज्यादा योजनाएं चला दी और इतना ज्यादा फंड कर दिया कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय बहुसंख्यक मंत्रालय को काटने की जुगाड़ में बैठ गया है। हम उम्मीद ये लगाए थे कि मोदी अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर देंगे, क्योंकि 18 से 20% जिसकी जनसंख्या हो और 30 करोड़ से ज्यादा जिसकी जनसंख्या हो, इस देश में अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? लेकिन मोदी खुद ही उन्हीं अल्पसंख्यकों के सामने नाचने लगे। चाहे वो प्रधानमंत्री की घर योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, या कोई लोन योजना हो, या किसी भी प्रकार की योजना हो, मुफ्त की आईएएस आईपीएस कोचिंग की योजना हो, वो सारी की सारी योजनाओं का लाभ मोदी इनको देने में लग गए, जिसके कारण उन्होंने मुझे योजनाओं का लाभ तो लिया लेकिन वोट नहीं दिया। और यही देख के हिंदू वोटर भी विमुख हो गया कि जिसको तुमने योजनाओं का लाभ दिया उसी से वोट ले लो। और मुझे लगता है आने वाले समय में, जहां पे जैसे कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हो, इन बातों की गूंज हर जगह सुनाई देगी। क्योंकि कोई भी वोटर अब जो है अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहता है। जिसको तुम सुविधाएं दे रहे हो, जिसको इतना सारा जो है सारी चीजें दे रहे हो, उसी से वोट ले लो। हिंदू तो वैसे ही बटा हुआ है, और बटा हुआ भी है, उसको मालूम है भविष्य में उसको कटना भी है, तो वो क्यों अपना दिमाग पे जोर डाले? जो हो रहा है होने दो। लेकिन ये जरूर तय है कि मोदी जी अब आप 2029 में उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि अब आपकी जितनी भी कहानियां थी लोगों ने सुन ली, आपके भाषणगिरी को सबने समझ लिया, और अब लोगों का, स्पेशली मिडिल क्लास हिंदुओं का जो मोह भंग है वो आपसे हो चुका है। सबको पता चल गया है कि आप सिर्फ सत्ता की लालच में चुनाव लड़ते हो, आपके अंदर कोई भी इथिक्स नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, और आपने हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। कोई ऐसा एक काम बता दीजिए कि जो आपने हिंदुओं के लिए किया है। आप कहेंगे राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर में अगर सुप्रीम कोर्ट का सहयोग नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाते, और हिंदुओं ने भर भर के चंदा दिया है जिससे कि आपने राम मंदिर बनाया है। यही हाल काशी विश्वनाथ का है, यही हाल कृष्ण जन्मभूमि का है। और अगर इनका श्रेय देना भी है तो बाबा योगी आदित्यनाथ को दिया जाना चाहिए, जो पूरी तरीके से डिवोटेड होके इस काम पे लगे रहे। मोदी ने सिवाय नेतागिरी करने के और अपनी छवि चमकाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसलिए मोदी से लोगों का असंतोष जग जाहिर है। और आने वाले समय में अगर मोदी ने अपने आप में सुधार नहीं किया तो बीजेपी डूब जाएगी, ये बिल्कुल तय है। और साथ ही साथ आरएसएस के लिए भी ये वार्निंग है कि जो आरएसएस अपने आप को बहुत बड़ी नीति निर्धारक समझती है, लोग जो है ये डीएनए मैच वाले बयान से और हिंदू मुस्लिम एक वाले बयान से आरएसएस से भी चिढ़ने लगे हैं। लाइन डिसाइड नहीं करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है, तो आरएसएस से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है, और यही कारण है कि अब आरएसएस की भी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी बीजेपी दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख सकती है। वरना अब बीजेपी फिर से अगले 10-20 सालों के लिए राष्ट्रीय राजनीति के पटल से गायब हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।